और जो नई नई प्रजातियाँ आ रही हैं देश में ईजाद हो रही हैं जो बुंदेलखंड रीजन के लिए सूटेबल हैं, अच्छी हैं, वो फार्मर्स को हम लोग जो है बताते भी हैं और मंगवाते भी हैं, उनके ट्रायल भी हम लोग करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की जो भी आ रही है उसका हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पे भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। में जो लगा होता है अच्छा, ये पोलन होता है। अच्छा, तो इसमें मतलब सरसों वगैरह की खेती जहाँ आसपास होती है वहाँ ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक रहता है क्योंकि सब अपने यहाँ इंडिया में 90% जो शहद उत्पादन होता है वो सरसों से होता है। हाँ, बीज की जो विविधता है उसका जो अनुसंधान है, तो क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, ये बुंदेलखंड के जो पिछड़े किसान हैं या पिछड़ी जो कृषि है इसमें कितना योगदान ये जो केंद्र है आप लोग कितना कर पा रहे हैं, संतुष्ट हैं आप लोग? सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति पाता है। और ये भी हम सब ने बहुत जगह पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि कुल अर्थव्यवस्था का जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है उसमें कृषि का योगदान सर्वाधिक रहता है। तो जब कृषि का योगदान सर्वाधिक रहता है उसके बावजूद 1947 में जब देश को आज़ादी मिलती है उसके बाद लगभग 13 वर्षों तक भारत की जनता एक अदद कृषि विश्वविद्यालय के लिए तरसती रही। नवंबर 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, उद्घाटन होता है। और वही उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनता है, जिसको आज हम लोग जानते हैं। तो ये भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहा जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि की प्रौद्योगिकी के लिए, देश के किसानों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि नई तकनीकी या नई प्रौद्योगिकी लाने के लिए, नई प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए जो योजनाएं चलाई गईं उनको कह सकते हैं कि वो धरातलीय स्तर पर जो एक सीमित दायरे में जो केंद्र स्थापित हुए कृषि की नई तकनीक को विकसित करने के लिए, देश के किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कि कृषि का जो जोत है, जो कृषि का जो उत्पादन है, जो कृषि के जो एक तरह से कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने का जो संचालन करने का जो तरीका होता है उसमें कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या के दृष्टिकोण से देखें या कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या से देखें तो सीमित दायरे में जिस तरह से कार्य होता है अपने आप में वो कार्य तो दुरुस्त होता प्रतीत होता है, परंतु जनसांख्यिक के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं कि जबकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वाधिक योगदान रहता है तो फिर ये संख्या भी नाकाफी होती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि अभी हम जनपद हमीरपुर में हैं और ये जनपद हमीरपुर का आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, ये कृषि विज्ञान केंद्र कुरारा हमीरपुर में हम इस समय खड़े हुए हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्रों के इतिहास के बारे में जब हम जानते हैं तो आज़ादी के लगभग 27 वर्षों बाद तक देश की जनता या देश के किसान एक अदद कृषि विज्ञान केंद्र को तरसते रहे। 1974 में तमिलनाडु कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध या तमिलनाडु कृषि अनुसंधान परिषद की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पर पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडुचेरी यानी आज के पुडुचेरी में होती है। और उसके बाद पंचवर्षीय योजना यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए तत्कालीन सरकार ने ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का एक तरह से कह सकते हैं कि प्रस्ताव यानी कि प्रक्रिया वो अनुपालन में सरकार लाती है। और आज के संदर्भों में यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में यदि पूर्व का एक आंकड़ा देखते हैं तो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 85 कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं। और भारतवर्ष के संदर्भ में मई 2021 का एक आंकड़ा बताता है कि लगभग 725 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। तो
अब सवाल निरंतरता के साथ में इसी तरह से आता है कि देश के किसानों के लिए जो ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना जो चल रही है, या जो भी कृषि विज्ञान केंद्र वर्तमान समय में देश में संचालित हो रहे हैं, तो वास्तविक अर्थों में क्या देश के या क्षेत्रीय स्तर पर किसानों को या ग्रामीणों को ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों का लाभ सुनिश्चित हो पा रहा है अथवा नहीं। तो यहां पर नकारात्मकता जो है उसको छोड़ देते हैं और समन्वय बना करके यदि देखते हैं, सकारात्मकता का सहारा लेते हैं, तो ये पाते हैं कि सीमित दायरे में या यूं कहें कि स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो अपना कार्य ठीक ठाक कर रहे हैं, जितना कि उनको बजट या संसाधन मिल रहे हैं। तो अब एक स्थानीय स्तर पर या यूं कह सकते हैं कि छोटे स्तर पर जो भी अथॉरिटीज होती हैं उनसे बहुत अधिक सवाल न करके जो शासन स्तर पर जो बड़े सूरमा बैठते हैं, जो कि प्रदेश और देश का संचालन करते हैं, उनके आगे एक सवाल आता है कि जबकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे बड़ा योगदान देती है, कृषि सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सर्वाधिक योगदान देता है, तो फिर कृषि का जो बजट है, जो कुल जीडीपी का कृषि का योगदान रहता है, जो बजट आवंटित होता है, वो देश के या यूं कहें कि प्रदेश के किसानों के साथ छलावा नहीं तो क्या है। अभी हम बहुत अधिक बैकग्राउंड में ना जाते हुए एक बात करते हैं इस विज्ञान केंद्र में। जी, आपका 1 मिनट हम लेना चाहेंगे यदि अनुमति हो आपकी। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर प्रशांत कुमार। और आप यहाँ पे कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? वैज्ञानिक उद्यान। वैज्ञानिक उद्यान। तो हम क्या जानकारी क्या देते हैं क्षेत्र में, अगर यदि कोई आता है तो क्या जानकारी देते हैं आप? अब देखिए, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन भी हम लोग देते हैं, ट्रायल भी देते हैं, रिसर्च भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, वेजिटेबल क्रॉप्स पे, फ्रूट क्रॉप्स पे, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स पे, और जो नई नई प्रजातियां आ रही हैं, देश में ईजाद हो रही हैं, जो बुंदेलखंड रीजन के लिए सूटेबल हैं, अच्छी हैं, वो फार्मर्स को हम लोग जो है बताते भी हैं और मंगवाते भी हैं, उनके ट्रायल भी हम लोग करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की जो भी आ रही है उसका हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पे भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, फार्मर फील्ड पे भी करते हैं। किसान को कुल मिला के जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि वो नई नई खेती की विधाओं को अडाप्ट करके अपना इनकम बढ़ाए, अपना उत्पादन बढ़ाए और उसकी आर्थिक उन्नति हो। आप दूसरे क्षेत्रों में भी रहे होंगे बुंदेलखंड में आने से पहले। यदि एक सवाल आपसे करें कि जैसे गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आखिर एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते आप अपने स्तर पर अपने विवेक से बता सकते हैं कि दोआब क्षेत्र यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसका कंपैरिजन करते हैं बुंदेलखंड से, तो हरित क्रांति में बुंदेलखंड पिछड़ कैसे गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि हम यहाँ आने के पहले यहाँ के विषय में सुनते थे कि बहुत जल संकट है, तो जल संकट कुछ क्षेत्रों में है, अदरवाइज बहुत बड़े क्षेत्रों में नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं हम कि शिक्षा का अभाव, किसान की जागरूकता उतना नहीं, उतना इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है फार्मर के पास बहुत ज़्यादा है। हम पूर्वांचल से हम लोग हैं, तो पूर्वांचल में हमारे यहाँ कम लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है और कम भूमि है और सब लोग बहुत अच्छी फार्मिंग करते हैं। यहाँ पे 500-500 बीघा, 800-800 बीघा, 1,000 बीघा है। किसान कहता है ठीक है, 1 बीघा में 1 कुंटल भी हो गया तो मेरे पास 500 कुंटल तो हो ही गया, तो उतने में वो अपने आप को सफिशिएंट समझता है। तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं। कुल मिला के हम ये कहते हैं कि शिक्षा का अभाव, कम शिक्षित होना, ये कह सकते हैं। अब धीरे धीरे हो रहा है, अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आया है, अब बहुत ज़बरदस्त चेंजेज आया है। देख रहे हैं पाली हाउस, सेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस पे यहाँ पे फार्मिंग हो रहा है, यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग हो रहा है, शिमला मिर्च का फार्मिंग हो रहा है, मैंगो का बड़ा एरिया यहाँ तक क्रिएट हो रहा है, यहाँ का मौसमी एक्सपोर्ट हो रहा है, नेपाल को जा रहा है। यहाँ का वेजिटेबल क्रॉप्स जो है आपके दिल्ली और लखनऊ के शहरों में जा रहे हैं, बनारस के शहरों में जा रहे हैं। यहाँ पल्स का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है ही, दलहन का तो पूरे भारत का कटोरा है बुंदेलखंड। तो अब तो बहुत बड़े चेंजेज आ चुके हैं, बहुत सारी नई नई प्रजातियाँ हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, हमारे बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के माध्यम से चीज़ें, अब बुंदेलखंड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बहुत कुछ डिफरेंट है, अब किसान भी जागरूक हुआ है, प्रॉफिट होने लगा है खेती से, पशुपालन से, उद्यानिकी से, तो अब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आज के डेट में काम धरातल पर हो रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका प्रतिफल भी, रिजल्ट भी आ रहा है। अब किसान भी अच्छे से कर रहे हैं, किसान भी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि मूल्य भी क्रॉप का अच्छा देने लगा। सरकार ने भी गेहूं का इतना अच्छा सपोर्ट प्राइस दिया, अभी इसका ज्वार का, बाजरा का, मिलेट्स पे भी यहाँ अच्छा काम हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मिलेट का क्षेत्र ये तैयार हो रहा है, बुंदेलखंड रीजन हमारा। तो अब चूंकि प्राइस भी, प्रॉफिट भी, प्रोडक्शन भी सब मिलने लगा, तो इस हिसाब से कुल मिला के अब खेती से फ़ायदा होने लगा।
जब फायदा होने लगा है तो किसान को समझ में आया कि हमारा ज़्यादा बड़ा एरिया है, अब हम अच्छे से खेती करेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा और इस आर्थिक युग में हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड कर पाएंगे। आपको अपना कार्य करते हुए किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आम पब्लिक के नाते आप हमें शेयर कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या है कि किसान से जुड़े हुए हैं तो किसान से मिलजुल करके किसान को समझ लेते हैं, समझा लेते हैं। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोग बहुत अच्छे से किसान के साथ काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बजट जो आवंटित होता है क्या मानते हैं एक नागरिक के तौर पर कि बजट कुछ बढ़ना चाहिए? कृषि हम कुछ नहीं कमेंट कर पाएंगे और हम उद्यानिकी के विषय में एक नागरिक के तौर पर तो कुछ कह सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा संस्थान है भारत सरकार का, तो इस प्रकार से हम विज्ञान की ही बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र के ये उद्यान विभाग के वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो अब आप लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका लाभ उठाइए और बहुत सारा कार्य जो है वो धरातलीय स्तर पर हो रहा है, स्थानीय स्तर पर हो रहा है कार्य, ये हमने भी देखा है। और आप भी आगे देखिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जो स्थानीय स्तर पर है हमीरपुर में, ये कुरारा में, तो क्षेत्र के किसानों को इससे क्या लाभ मिल रहा है ये आगे भी आप देखते रहिए। ये आपके लिए और क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारे किसानों के लिए ये लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं, ये देखते हैं। जी सर जी। जब मधुमक्खी इस पे चली जाती है, फूल पे चली जाती है तो मकरंद मतलब नेक्टर चूस के लाती है और साथ ही साथ उसके जो हैंड लेग्स होते हैं मतलब जो पैर पे पोलन चिपक के आता है। आप एंट्री गेट पे आप देख सकते हैं कि अभी जो मक्खी जितनी भी बाहर गई होगी फूल से मतलब नेक्टर ला रही है और पोलन ला रही है। आपको पोलन आ रहा मतलब पीला कलर का वो उसको पैर पे जो चिपक के आता है वो पोलन आपको दिख जाएगा। आप एंट्री गेट पे सही से देखेंगे तो आपको पोलन दिखाई दे जाता है। तो ये पोलन जो पीला जो येलो कलर का होता है जो पंख पैरों में जो लगा होता है, अच्छा, ये पोलन होता है। अच्छा, तो इसमें मतलब सरसों वगैरह की खेती जहाँ आसपास होती है वहाँ ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक रहता है क्योंकि सर अपने यहाँ इंडिया में 90% जो शहद उत्पादन होता है वो सरसों से होता है। हाँ, और ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में सरसों मतलब एपिस मेलिफेरा ही पाई जाती है। हम साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो एपिस सेरेना इंडिका एक होती है प्रजाति, तो उसके कॉलोनी जो बॉक्स की साइज़ भी अलग होती है। वो भी एक मतलब हमारे यहाँ साउथ इंडिया में हम लोग एपिस सेरेना इंडिका को पालते हैं वो। ठीक है, उससे शहद कम निकलता है, सबसे ज़्यादा शहद अपने यहाँ इसी से निकलता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे स्थानीय स्तर पर बात करें, आप लोग इतना काम कर रहे हैं, आप उतना पैदल चल के आए, दिखाने के लिए, बताने के लिए आए, लोगों को अवेयर करने के लिए, जब आप इतना पसीना बहा रहे हैं तो आपकी कर्मठता जो है उजागर हो जाती है। तो ऐसे जो वैज्ञानिक हैं इनका अभिवादन होना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए और इनसे लाभ उठाना चाहिए। औसतन स्थानीय स्तर पर कितने लोग आपके पास मधुमक्खी पालन या जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो मधुमक्खी पालन के लिए औसतन कितने लोग आते होंगे? आते हैं? हाँ, हम जैसे हाँ सप्ताह में तो नहीं आते, लेकिन हम जो हमारा जो एक्शन प्लान होता है, जो कार्य योजना होती है, ये कार्य योजना में हम लोग एक साल में एक प्रशिक्षण का आयोजन कर लेते हैं। 21 दिन का प्रशिक्षण होता है वो। उस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग जो रूरल यूथ होते हैं, ग्रामीण युवा यूथों को हम लोग प्रशिक्षित कर लेते हैं। अच्छा जी। इसमें स्थानीय स्तर पर प्रधानों का सब समन्वय बना करके आप लोग कुछ इंडिकेशन नहीं, मतलब जैसे कोई भी आता है, मतलब कोई इच्छुक होता है, मतलब मधुमक्खी पालन क्या है उसको जानकारी, मतलब तो वो जो भी आता है उसको जाते हैं, तो उनको भी हम लोग मतलब इतना तो एक दिन में तो नहीं बता पाएंगे मधुमक्खी पालन क्या है, लेकिन प्राइमरी जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग उनको मतलब दे देते हैं। और सरकार की तरफ से ऋण वगैरह मिलता है, वो एक अलग विषय हो जाता है। वो नेशनल हॉर्टी वो एक मिशन होता है, नेशनल जो क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन। हाँ हाँ, वो एक बोर्ड है, उस बोर्ड के माध्यम से मतलब आप स्कीम का फायदा ले सकते हैं। उसकी जानकारी आप लोग दे देते हैं कि कहाँ अगले को जाना है, किसान को कहाँ जाना है। और मधुमक्खी पालन के अलावा और क्या है? हमारे यहाँ पे मधुमक्खी पालन के अलावा बहुत सारे IF जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है, इसके तहत हमारे यहाँ पे गौ पालन है, बकरी पालन है और हमारे यहाँ पे मुर्गी पालन है। आप देख ही रहे होंगे यहाँ सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा हुआ है और कार्य हो रहा है। हाँ, और हम लोग सीजनल मशरूम उत्पादन भी कर लेते हैं। जैसे मतलब अभी मशरूम की हम प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, जिसमें हम ओयस्टर मशरूम, बटन मशरूम के प्रशिक्षण दे देते हैं। डॉक्टर साहब, एक अंत में एक सवाल पूछेंगे आपसे कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, आपकी कर्मठता जो है वो उजागर हो रही है, हम आपके सामने हैं। हो सकता है कैमरे में लोगों को इतना समझ में न आ रहा हो, परंतु आप कर्मठता से परिपूर्ण हैं। क्या रीज़न, ऐसा कौन सा कारण है कि बुंदेलखंड जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरित क्रांति का लाभ वहाँ पे मिला और
ये खनिज और प्रचुर मात्रा में जो मिट्टी की जो मृदा की विविधता विशेषता है, इससे परिपूर्ण होते हुए बुंदेलखंड पिछड़ा क्यों रहा और पिछड़ा क्यों है? आप व्यक्तिगत अनुभूति क्या है? मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। इसके पीछे एक रीज़न रहा है कि हमारे यहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन पानी की कमी है। बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण मतलब हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं। और यहाँ की मिट्टी ऐसी नहीं कि मिट्टी मतलब वहाँ मानते हैं कि मतलब वो बेसिन गंगा बेसिन में जो फर्टाइल सॉइल है अपनी पंजाब हरियाणा में, वो फर्टाइल सॉइल है। उसके कंपैरिजन में अपनी मिट्टी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हमारी मिट्टी ख़राब है। लेकिन पानी की सुविधा हो जाए तो यहाँ के किसान बहुत अच्छे मतलब मुनाफा ले सकते हैं। सोर्स ऑफ इरिगेशन अच्छा फैसिलिटी हो तो एक नागरिक के तौर पे, न कि वैज्ञानिक या अधिकारी के तौर पे, जो जल संसाधन के लिए सरकार को जो प्रयत्न करना चाहिए, तो क्या वो ठीक से नहीं हो पा रहा है व्यक्तिगत एक नागरिक के तौर पे? नहीं, सरकार अपना काम कर रही है। इसके लिए ड्रिप इरिगेशन जो भी मतलब स्कीम होती है, ड्रिप जो माइक्रो इरिगेशन, उसके बारे में जागरूक किया जाता है किसानों को, उसका फ़ायदा भी दिया जा रहा है। और पानी की बचत जो मतलब माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से पानी की बचत होती है और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। तो सरकार कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। चूक है लेकिन कहीं ये नहीं मतलब हम लोग क्या है कि जो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में नहीं दे रहे होंगे, मतलब फैसिलिटी ये हो सकता है। तो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बखूबी बहुत सारे जवाब भी दिए। और ये कृषि विज्ञान केंद्र में जो भी यूनिट से चल रही हैं, मधुमक्खी पालन है, गौ पालन है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जानकारी दी। और कर्मठ हैं, करीब 150 मीटर चल करके यहाँ पर आए हैं, अपना कार्य कर रहे थे। तो जी, ये पोल जरा कैमरा जरा लाइएगा दूर से ही। तो ये पोलन है जो पीला जो दिख रहा है, पोलन है। और जो लिक्विड जैसा नजर आ रहा है वो नेक्टर है, और बाहर से लेके आ रही है। जी जी, ठीक है। तो और ये सब वर्कर्स हैं। ये अच्छा, ये सब वर्कर हैं। तो इनका भी एक सामाजिक संरचना है मधुमक्खियों का, जो कि आपने बहुत सारा ये पढ़ा होगा। तो ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं आपके क्षेत्र में हैं, बहुत सारी जगह पे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 85 से भी अधिक हैं। आप लोग उनका लाभ उठाइए, और ऐसे जो कर्मठ वैज्ञानिक और अधिकारी हैं तो उनसे परामर्श लीजिए। वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको जानकारी देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र कुरारा हमीरपुर जनपद में बात करते हैं। ये डॉक्टर साहब हैं, क्या शुभ नाम है आपका और क्या जिम्मेदारी है आपकी? मैं डॉक्टर नितिन कुमार पांडे, मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि प्रसार पद पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। और मेरा काम है तकनीकियों का हस्तांतरण करना, किसानों तक पहुँचाना। और जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन करके किसानों को वितरित करना मेरा काम है। तो बीज की जो विविधता है, उसका जो अनुसंधान है, तो क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, ये बुंदेलखंड के जो पिछड़े किसान हैं या पिछड़ी जो कृषि है, इसमें कितना योगदान ये जो केंद्र है आप लोग कितना कर पा रहे हैं? संतुष्ट हैं आप लोग? जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया जी। अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में हम लोग पिछले 6 साल से कार्यरत हैं। और किसान की अगर सबसे बड़ी समस्या देखी जाए, किसान बहुत ही जानकार है, लेकिन किसान की अगर सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो उसको गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध नहीं हो सकता, हो नहीं पा रहा है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा एक मतलब बीज विधान संयंत्र जो लगा हुआ है, सीड हब परियोजना के अंतर्गत ये चल रहा है, जो भारत सरकार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये मुझे मिला है। और इसका एक ही काम है कि हम इसके माध्यम से गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन करके किसानों को वितरित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसान को गुणवत्ता युक्त बीज मिल जाए तो उसका उत्पादन 15 से 20% ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि किसान ऑलरेडी सब कुछ जानता है, लेकिन उसे जब बीज लेने का समय आता है तो वहाँ पे उसे जानकारी के अभाव में थोड़ा सा समस्या होती है। इसलिए हम लोग बीज पर काम कर रहे हैं। तो किसानों को, आपके हिसाब से किसानों को लाभ मिल रहा है? जी, किसान काफ़ी लाभान्वित है। और इस जो हमारे दलहन सीड हब परियोजना है, इसके माध्यम से हम लोग सहभागिता पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम भी करते हैं। और उसके माध्यम से हम किसानों से को अपना बीज जो है, जैसे बीज की जो क्वालिटियाँ हैं, जनक बीज, आधारी बीज, तो हम उनको देते हैं और उनसे हम बाई बैक भी लेते हैं। और जिससे इससे किसान को जो है मार्केट रेट से भी हम उनको 20% और एक्स्ट्रा देकर उनको लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। ये सहभागिता कार्यक्रम जो अभी आपने बताया, इसको थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा बताइए। जी, एक्चुअली
क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र ये हमारा इस टोटल 12 हेक्टेयर का है और हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर बीज की जो मांग है बहुत ज़्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसानों को नहीं जोड़ेंगे तो हम बीज का उत्पादन को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो हम इसमें किसानों को एकत्रित करते हैं और किसानों को जो है ये बताते हैं कि हम आपको जो है जनक बीज या आधारी बीज आपको देंगे। इस योजना के अंतर्गत हम उनको बीज देते हैं और उनसे हम पैसा लेते हैं, जो रेट रहता है, जो सरकार का रेट रहता है वो रेट हम उनसे लेते हैं और उनके प्रक्षेत्र पर उस बीज का उत्पादन किया जाता है। और उस बीज के उत्पादन करने के बाद हमारी वैज्ञानिकों की जो हमारी 4-5 टीम मतलब वैज्ञानिक हैं वो एक टीम में जाते हैं और उसका इंस्पेक्शन करते हैं और हार्वेस्टिंग करने के बाद हम उसका जो भी MSP रहता है MSP पे उस बीज को उनसे क्रय कर लेते हैं और MSP पे बीज क्रय करने के बाद हमारा जो भी शुद्ध बीज सफाई के बाद निकलता है, जैसे मान लीजिए कि किसान ने हमको जो है 5 कुंटल बीज दिया और उस 5 कुंटल बीज में 1 कुंटल बीज अगर उसका मान लीजिए कि अंडर साइज आ गया तो वो हम 1 कुंटल बीज उसका अंडर साइज वापस कर देंगे और 4 कुंटल बीज जो है जो हमारी MSP है उसके अलावा 4 कुंटल बीज पर हम 20% एक्स्ट्रा देते हैं। तो ये किसानों को एक तो किसान को जो मतलब बेचने की समस्या होती है उससे वो निजात पा जाता है, दूसरा उसको 20% एक्स्ट्रा मिल जाता है जिससे उसकी आय जो है बढ़ जाती है, जो कि हमारे मतलब राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की और हमारे माननीय कुलपति महोदय और निदेशक महोदय का जो इच्छा है कि बुंदेलखंड के किसानों को आगे बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग काफ़ी जो है कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसमें एक प्रश्न आ रहा है कि बुंदेलखंड के किसानों को आगे बढ़ाया जाए, वो सवाल बाद में करते हैं। उसके पहले छोटा सवाल ये आता है कि जैसे दलहन में कौन सा ऐसा यूनिक सा ऐसा बीड है जो कि किसानों को यूज में लाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? दलहन में या तिलहन में क्या बताएंगे आप? ऐसा कौन सा बीज है, ऐसा सरनेम होता है उनका, एक प्रजाति होती है, उसमें क्या बताना चाहेंगे आप दलहन और तिलहन में? अगर हम दलहन की बात करें, अगर हम किसानों को यहाँ बुंदेलखंड के किसानों को कहेंगे कि अगर वो मटर की खेती करने जा रहे हैं तो उनके लिए IPFD 13-2, IPFD 10-12 जिसको वो कहते हैं कि दंतेवाड़ा उसका, और IPFD 10-12-2 3 प्रजातियां हैं जो ऑलरेडी KVK द्वारा टेस्टेड भी की गई हैं और किसान बुंदेलखंड के किसान उसको काफ़ी प्रेफर भी कर रहे हैं और उसमें उत्पादन भी उनको अच्छा मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर दलहन में करना है तो आप ये किसान भाई इस प्रजाति को अपनाकर और दलहन में उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम चने की बात करते हैं तो चने में RBG 202 है, RBG 203 है और IPFD 2010 111 है। तो ऐसे हम चने की प्रजाति का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर दूसरा है कि अगर किसान भाई तिलहन की खेती करना चाहते हैं तो तिलहन में अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में हमारे पास RS 725 और RS 749 2 प्रजातियां हैं जो ऑलरेडी इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं और काफ़ी पिछले 3-4 साल से कारगर साबित हो रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने में भी काफ़ी उनका योगदान है। हमने 2 दलहन और तिलहन के बारे में कहा, आपने चने के बारे में बताया, बहुत सारी जानकारियाँ दी। अभी आप कह रहे थे बुंदेलखंड के किसानों को आगे बढ़ाया जाए। क्या मानते हैं कि जिस देश में आज़ादी के बाद एक कृषि विश्वविद्यालय देने में 13 वर्ष लग गए, ऐसा जहां पर कृषि अनुसंधान केंद्र में आप खड़े हैं जिसका संचालन आप लोग कर रहे हैं कर्मठता के साथ में, ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना में 27 वर्ष लग जाते हैं आज़ादी के बाद, तो ऐसे देश में या स्थानीय स्तर की बात करें यदि तो बुंदेलखंड जैसे समृद्ध खनिज संपदा से भी ले लीजिए और मृदा से भी कोई ऐसा नहीं है, परिपूर्ण है बुंदेलखंड। आखिर क्या ऐसा रीज़न है, आप लोग इतना कार्य कर रहे हैं फिर भी बुंदेलखंड का किसान जो है वो असहाय है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि जो भी किसान यहाँ का किसान जो आप अभी यहाँ की ज़मीन की बात कर रहे हैं, समृद्धता है और मजबूती भी है, इनकी जो सॉइल फर्टिलिटी वो भी अच्छी है। जो भी किसान हमारे जो थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान लेकर खेती कर रहे हैं बुंदेलखंड में वो काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर इनको प्रशिक्षण का जो मतलब प्रशिक्षण किसानों को देता रहता है। जो भी किसान इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उनको जो भी नई तकनीकियाँ कृषि विश्वविद्यालय और भारत सरकार द्वारा
निकाली जा रही हैं उसको उनको प्रदर्शन के माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे किसान भाई उसको खुद करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना प्रदर्शन भी नहीं रहता कि हम उनको सब किसानों तक पहुंचाएं। लेकिन जब हम उन 2-4 जो हमारे किसान होते हैं उनके प्रक्षेत्र पर हम ये काम करके अन्य किसानों को उसको प्रदर्शन के माध्यम से दिखाते हैं, प्रक्षेत्र दिवस करते हैं, जिससे किसान लाभान्वित होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है जो भी किसान भाई किसान जो भी वैज्ञानिक तकनीकी का अनुपालन कर रहे हैं वो किसान काफ़ी आगे हैं और अच्छा उत्पादन पा रहे हैं और अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कर्मठता के साथ में लगे हुए हैं, वो डॉक्टर साहब हैं और आप लोगों ने इतना सहयोग दिया है कि जानकारी ले लीजिए, और भी आप लोगों के लिए है कि आप लोग अवेयर हों और ये नई जानकारी प्राप्त करें। आपकी भी जो सीमा है, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को अभिनंदन है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। स्थानीय स्तर पर देख लेते हैं, चाचा जी खड़े हुए हैं और जानते हैं कि थोड़ा सा आगे ले जाइए बेटा। चाचा क्या कहेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ मिल रहा है? हाँ, जब से हम जुड़े तो हम 6 कुंटल और 7 कुंटल का गेहूं काट पाते थे, लेकिन इन लोगों से तकनीकी सीख के हम 10 कुंटल का गेहूं काटते हैं और धान 8 कुंटल का पर साल काटा था और इन साल कटे 17 बीघा धान है और उसमें गेहूं करेंगे। और इनकी तकनीकी सीख करके हमने 6-7 पहुंच पाते से मुश्किल से, लेकिन इन लोगों को ज्ञान मिल करके हमने 10 कुंटल तक का गेहूँ काटा है और 8 कुंटल तक का धान। तो इनसे हमें सब्जियों के बारे में हमारा लड़का, दोनों लड़का हमारी सब्जी का भी कार्य करते हैं। मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मतलब इन साल तो मतलब बारिश की वजह से बर्बाद हो गई है, लेकिन अगले साल 1.5 लाख, 2 लाख की हमारी सब्जियाँ बिकती थी। और हम वैज्ञानिकों के साथ में जुड़ करके हमें बहुत कुछ ज्ञान मिला है। और जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, मैं 10-10 किसानों का और 20-20 का 40-40 किसान जोड़ करके इनके यहाँ लाता हूँ। पानी जी हमारे जानते हैं और हमें सब ज्ञान केवल ज्ञान के लिए, और हमें उसे ज्ञान मिला और उनका हमें जो है बढ़ावा मिला, हमें अच्छा मतलब उत्पादन बढ़ा। तो सहभागिता कार्यक्रम जो है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, उस चीज़ में चाचा जी ने मुहर लगा दी कि सहभागिता कार्यक्रम जो है वो धरातली स्तर पर कितना एक्टिव है, यानी कि सक्रिय है। और क्या क्षेत्र के निवासी हैं? कहाँ रहते हैं आप? शीतलपुर। क्या किसान तो हैं ही? किसान हैं। क्या कहेंगे? हम लोग देखिए कृषि विज्ञान केंद्र में 2019 से जुड़े हुए हैं। जब हम पहली बार आए थे तो हमें भी, हम पढ़े लिखे जागरूक थे। हमारे बुंदेलखंड की धरती दाल का कटोरा कही जाती थी जी जी दलहन में, और यहाँ से दाल अब धीरे धीरे गायब होती जा रही। ये कारण था कि अन्ना पशुओं की कारण, दूसरी बात वनरोधों के कारण हमारे यहाँ का किसान आसानी होता जा रहा था। और दूसरी बात, जो हम खाद डालकर, रासायनिक खाद डालकर अपनी मिट्टी को बर्बाद कर रहे थे, तो हमने सोचा कि ये मिट्टी है, जैसे एक आदमी को एक बोतल का नशा पूरा नहीं होता है तो उसको 2 बोतल चाहिए। हमारी ज़मीन पे हम लोग बीघे 2 बीघे में 1 बोरी डालते हैं, अगले साल हमें 1.25 बोरी खाद देनी पड़ती है, फर्टिलाइजर, जिससे हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। इसका परीक्षण ये है कि देखिए, जिसमें खाद डाली गई वो मिट्टी डाल दो, गीली बनी रहेगी, नमी सोखने की उसमें क्षमता है, और जिसमें खाद पड़ती है उसमें नमी कम सोखने की क्षमता है। वैसे हमारे बुंदेलखंड में पानी की कमी है। कहते हैं खून बिन जिंदगानी नहीं, पानी बिन किसानी नहीं। तो पानी की सबसे बड़ी समस्या पड़ जाती है, सिंचाई के साधनों की कमी है अभी भी। और जो भी हम यहाँ से गए तो हमने जैविक कृषि अपनाई, जैविक की, जिससे क्या है कि हम बिना केमिकल के जो फसल उत्पादन करेंगे उसमें तो हम जरूर 5 बीघे में चाहे करें, पर जैविक खेती करते हैं। यहाँ से जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया था हम लोगों ने 2 महीने, और बीज भी हम ले गए थे एक बार, चने का बीज, तो जैविक ही उगाया था उसको। तो खेतों की जो मिट्टी में जो कह सकते हैं कि केमिकल बग जो आ रहा था सुपर बग की तरह, उसको आप लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र में कुरारा में जो वैज्ञानिक गण हैं, उनके सहयोग से ये संचालन बखूबी चल रहा है, ये कह सकते हैं आप? हाँ, जो हमें तकनीकी दी गई, हमने पूछा था डॉक्टर शालिनी मैम से कि मैम, जैसे हमारे यहाँ कीट लग जाते हैं पौधों में, इल्ली पैदा हो जाती है, तो क्या करें? बोले ठीक है, इसमें दवा दी जाएगी आपको जैविक। तो कुछ बताया भी, उन्होंने यूज किया। फिर हम लोगों ने अपने स्वयं के तरीके अपनाए कि देसी फार्मूलस अपनाए, और एक बार तो हमने 2 बीघे में खाड़ी, अपनी देसी खाड़ी गाड़ के कि चिड़िया बैठेगी उससे ले जाएगी इल्ली, तो काफ़ी प्रकोप कम गया। हम इस तरह से दवा डाली ही नहीं थी और बिना दवा के ही हमने निकाल लिया था चना। एक सवाल आपसे करते हैं, विषय से थोड़ा सा हट करके पूछ रहे हैं।
अभी आपने पानी का जिक्र किया, आपके स्थानीय विधायक कौन है? स्थानीय विधायक इस समय पर वर्तमान तो डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति हैं। मनोज कुमार जी ने कभी प्रश्न किया विधानसभा में बुंदेलखंड की जो स्थानीय स्तर पर यहाँ की जो पानी की समस्या है आपके क्षेत्र में, तो आपके क्षेत्र में पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए कोई प्रश्न किया? नहीं, अभी तक तो कोई प्रश्न हमारे संज्ञान में तो नहीं उनके उठा। पूर्व में कौन विधायक थे? पूर्व में जो विधायक रहे उठाते भी रहे मुद्दा, माननीय सांसद जी ने उठाया भी दिल्ली में कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी सिंचाई की कमी है, उठाए भी गए हैं। सवाल उठाता नहीं है कोई, यदि उठाता भी है तो उसका कोई परिणाम आता नहीं परिणाम है। नहीं आता। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अब यहाँ की जो प्रतिनिधि है वो यही कहेंगे कि जन प्रतिनिधि में वादे तो खूब करते हैं पर वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। वादा पूरा नहीं कर पाता। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए और भी चाचा जी खड़े हैं, थोड़ा सा इधर लाइए, साइड में लाइए। चाचा जी इससे कुछ हम पूछना चाहेंगे। चाचा जी, कृषि का लाभ उठा पा रहे हैं, आपको धर्म संकट में नहीं डालेंगे हम, आप क्यों इतना भयभीत हैं? हम कहाँ बताओ, इस देश में सभी नागरिक समान रूप से हैं, ये तो पता ही है आपको। क्या बात है, कृषि का लाभ उठा पा रहे हो आप? कृषि का लाभ उठाओ तो हम धान करें ना को। साहब लोग तो खूब सहयोग कर रहे हैं, हाँ खूब सहयोग कर्मठ भी हैं। बाबू जी खूब वहाँ से वो सर जी उधर से ले आए और आप भी यहाँ पे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं कि दिखाइए, महाराज जी है ना? पूरा सहयोग कर रहे हैं बाबू जी, तो लाभ उठा रहे हैं। हाँ पूरा लाभ उठा रहे हैं धान में, और धान के दवा ववा सब डाली है हमने, अच्छे उपजाऊ 8 कुंटल 9 कुंटल जाता है। जब सब अच्छा है तो भयभीत क्यों है? क्या जब सब अच्छा है तो भयभीत क्यों है? कैमरे से क्यों जा रहे थे? कैमरे पे चलिए इसको डॉट डॉट कर देते हैं। और ऐसे जो देश के जो नागरिक होते हैं, वो सरकारें किसी भी राजनीतिक पार्टी की हों, परंतु उन सरकारों के लिए ये थोड़ा सा सेम करने की चीज़ आ जाती है कि भारत के सामान्य नागरिकों में से कुछ समूह ऐसे यदि हो जाएं कि कैमरे से या सार्वजनिक पब्लिकली अपनी बात कहने में संकोच करें, तो फिर कहीं ना कहीं खोट है, और जनता में कभी खोट नहीं हो सकता है। हमारा इंडिकेशन आप लोग समझ रहे हैं, ये विडंबनात्मक है, ये आलोचनात्मक भी है। तो आप लोग विचार करते रहिए। और ऐसे विज्ञान केंद्र जो हैं, वहाँ पर जो ये अधिकारी गण जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो इनकी कर्मठता को सलाम है, नतमस्तक हैं। और आप लोग स्थानीय स्तर पर जो कानपुर मंडल के जो स्थानीय किसान हैं, आप लोग कृषि विश्वविद्यालय में जाइए और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर जाकर के लाभ उठाइए। और कृषि का जिस तरह से चाचा जी और सभी लोग लाभ उठा रहे हैं, आप लोग भी लाभ उठा सकते हैं। और देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल, और कमेंट में अवश्य अपने अनुभव लिखिए, आगे हमारा रास्ता दिखाइए। जय हिंद।